वेलकम बैक डियर ऑल एस्पेरेंट्स। आज हम देखेंगे जो जलवायु हमारा चैप्टर चल रहा था क्लाइमेट, उसका पार्ट 4। पार्ट 3 हम इसका देख चुके हैं, तो आज इसका अंतिम पार्ट हम देखेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर चला गया ये, तो चलिए शुरू करते हैं। मानसून के निवर्तन की ऋतु, कहने का मतलब ये है कि मानसून जब वापस आता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। अब निम्न वायुदाब जो है, लो प्रेशर दक्षिण की ओर खिसक रहा है भारत में, ठीक। तो दक्षिण जहां पर लो प्रेशर खिसकेगा या जहां पर आईटीसीजेड बनेगा, उस क्षेत्र को हम लो प्रेशर जोन कहते हैं। तो वहां पर अब मॉनसून क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देरी देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में सबसे कम इसमें टेम्परेचर देखने को मिलता है, हमें टेम्परेचर की मात्रा घटती हुई नजर आती है। और जो लो प्रेशर एरिया है वो दक्षिण भारत में बनने लग जाता है, जिसकी वजह से मानसून क्रिएट हो जाता है भारत में, ठीक। उसके लिए हमने विशेष एक नाम भी दिया है, लौटता हुआ मानसून भी उसे कहते हैं, या कार्तिक मास की ऊष्मा भी आप उसे कह सकते हैं। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं और दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, अन्य नदियों के घने बसे डेल्टा प्रदेश इन तूफानों के शिकार बनते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ वार्षिक वर्षा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया में दिखाई गई है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के लिए इस तरीके से यहाँ पर कलर किया गया है। यहाँ पर भी है केरल और नॉर्थ ईस्टर्न जो जोन है, वहाँ पर 200 से अधिक वार्षिक वर्षा हो रही है। 200 सेंटीमीटर से 100 से 200 सेंटीमीटर के लिए ये शेडिंग की गई है, 50 टू 100 के लिए ये है, और 50 से कम के लिए राजस्थान है और मध्य का पठार है और कुछ जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा को दिखाया गया है। भारत की वार्षिक वर्षा परिवर्तन, अब वार्षिक वर्षा में परिवर्तन 60% से ज़्यादा, ये भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो लास्ट में हमने कहाँ पर छोड़ा था, हमने छोड़ा था इसे, हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है, ठीक। चक्रवातों से हमेशा आपदा भारत में आते रहती है। चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली
अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों के कारण होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो कोरोमंडल और मालाबार तट है, मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। भारत का नक्शा ये रहा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये केरल का है। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये किसका है? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का। अब जो केरल है, तो केरल में बारिश होती है। ठीक। अच्छा, बारिश से पहले हम इस क्षेत्र का नाम लिख लेते हैं। ये है मालाबार तट। क्या है? मालाबार तट। और ये है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। एक है मालाबार तट और एक है कोरोमंडल तट। केरल में जो तट पड़ता है उसे मालाबार और तमिलनाडु में जो तट पड़ता है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान आते हैं वो कहाँ आते हैं? कोरोमंडल तट पे आते हैं। किस पे आते हैं? वो आते हैं कोरोमंडल तट पे। ठीक। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तूफान आने का रीजन ये है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी जैसे जो प्राकृतिक जो एरिया है जहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हमेशा रहता है और वाइड एरिया है काफ़ी, तो ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादातर चक्रवात आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसी कारण से हम बात करें तो कोरोमंडल तट पर ज़्यादा चक्रवात आते हैं। अगला है भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारत की परंपरागत ऋतुएं क्या क्या हैं जी, वो भी देख लेते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष की द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की यह व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। तो ये है इसमें। ठीक। अब ऋतुएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। ये ऋतुएं हैं और ये भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने और ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने। बसंत ऋतु चैत बैसाख मार्च और अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ मई और जून। वर्षा श्रावण भाद्रपद जुलाई अगस्त। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन या जनवरी और फरवरी। वर्षा का वितरण, अब हम देखेंगे कि बारिश का जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, वो किस किस तरीके से होता है, कहाँ पर अधिक बारिश है कहाँ पर कम है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। बारिश को कभी भी मापने का जो पैमाना है वो 125 सॉरी वो सेंटीमीटर में रहता है, और जो भारत में एवरेज जो बारिश हो रही है वो 125 सेंटीमीटर होती है। लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन एरियल डिफरेंशिएशन या रीजनल डिफरेंशिएशन जो है बारिश में देखने को मिलता है, पाया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अब जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला है मध्य वर्षा के क्षेत्र। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग या दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब अगला है न्यूनतम क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा
दक्कन के पठार पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र अब देखेंगे हम। प्रायद्वीप के कुछ भागों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप पहचानिए। वर्षा का वर्षा की परिवर्तिता, ये भी हम देखेंगे वर्षा की परिवर्तिता। भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा की परिवर्तिता को अभिकलित निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। विचरण गुणांक मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। विचरण विचरण गुणांक का मान वर्षा के माध्य के से ही विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानों की वार्षिक वर्षा 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान भारत में वर्षा की परिवर्तिता को प्रदर्शित करते हैं। 25% से कम परिवर्तिता पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर और के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 50% से अधिक परिवर्तिता राजस्थान के पश्चिमी भाग, जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों तथा दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50% तक होती है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यहाँ पर यह है कि पूरा ब्यौरा इस तरीके से दिया गया है कि भारत में जो वर्षा की प्रतिशतता में जो अंतर पाए जा रहे हैं, कहीं पर बारिश ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में हमने देखा, उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय है, आपका असम है, ठीक, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल है, तो वहाँ पर बारिश ठीक-ठाक होती है, अच्छी मात्रा में होती है। उसी तरीके से केरल में भी ठीक बारिश होती है। ठीक बारिश मतलब ज़्यादा बारिश होती है। और मध्य मध्य जो भारत है, जहाँ पर प्लेट्यू है, पठार है, वहाँ पर थोड़ी बारिश कम होती है। डेज़र्ट है, जैसे राजस्थान है या जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पर बारिश कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है। अगला इसमें हम देखेंगे भारत के जलवायु प्रदेश। अब भारत के जलवायु प्रदेश देखने बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मेन चीज़ यही है, हमने अभी तक मानसून देख लिया है, ऋतुएँ देख ली हैं भारत में, अब जलवायु प्रदेश भी भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यदि विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जा सकती हैं, इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुवी दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जैसे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के आधार पर यहाँ पर रीजनों को डिवाइड किया गया है, लेकिन जो रीजन्स हैं, उन रीजन्स को डिवाइड करने के लिए किसी एक वैज्ञानिक ने थ्योरी दी हुई। तो अलग-अलग वैज्ञानिकों की इसमें थ्योरी आती है। थानथ्वेट हैं और कोपेन है। तो कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण की जो पद्धति है, उसे सबसे ज़्यादा वैलिड माना जाता है। तो उन्हीं के आधार पर हम इसे देखेंगे। व्लादिमीर कोपेन हैं ये जर्मन वैज्ञानिक हैं, जलवायुविद। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा। उन्होंने जलवायु के 5 प्रकार माने, जिनके नाम हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु।
जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दूसरा है शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस कहलाता है। एस आकृति से इसे डिनोट किया जाता है, आगे आप देखेंगे। शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल डब्लू होता है, तो डब्लू नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नेक्स्ट है हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ये 5 हिस्सों में कोपेन ने इसे विभाजित किया है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतकों या वर्ण संकेतों, जैसे यहाँ पर देख रहे थे ना डब्ल्यू और एस, का प्रयोग किया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप प्रकारों में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े वर्णों एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्ल्यू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे एफ पर्याप्त वर्षण, एम शुष्क मानसून होते हुए भी वन वर्षावन, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, एच शुष्क और गर्म, सी 4 महीनों से कम अधिक में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। सारणी 4.1 और 4.13 जो चित्र है उसमें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर बात स्पष्ट रूप से ये निकल के आ रही है कि जो अल्फाबेट है उनके आधार पे हमने भारत की जलवायु को डिनोट किया है। तो आगे को हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बांटा गया है। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन अब बात आती है कि जो मानसून है और भारत का जो जीवन है वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेट है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला इसमें स्टेटमेंट है, मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। तो 64% जो जनसंख्या भारत की है वो किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड है? वो मानसून पर डिपेंड है। तो इस तरीके से ये बात सामने आ रही है। अगला है, हिमालयी प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। तो हिमालयी प्रदेश के अतिरिक्त शेष में वर्ष भर क्या रहती है? यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे वर्ष भर आप क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनशीलता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट है इसमें, भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा अनेक पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साथ साधन विकसित नहीं है। भाई जहाँ पर सिंचाई नहीं होती है वहाँ पर जो है आपका बारिश क्या है, एक वरदान की तरह काम करती है, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। कई बार ये मिट्टी कटाव के लिए जिम्मेदार होता है मानसून, ज़्यादा बारिश जब हो जाए। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाले शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक या लाभकारी सिद्ध
हो रही है या होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत जलवायु प्रदेश ये कोपेन के अनुसार है। तो यहाँ पर कैपिटल ई जो दिखाया गया है इसके अनुसार ध्रुवीय क्षेत्र। तो यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को दिखाया गया है। डीएफसी जो अल्फाबेटिकली मैं कह रहा था प्रदर्शित किए जाते हैं। लघु ग्रीष्म, ठंडी, आर्द्र शीत ऋतु। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है अरुणाचल वाला। फिर सीडब्ल्यूजी शुष्क शीत वाला मानसून। तो यहाँ पर दिखाया गया है। बीएसएचडब्ल्यू स्टेपी प्रदेश राजस्थान के क्षेत्र में। बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू राजस्थान के क्षेत्र में। बीएसएचडब्ल्यू ये मध्य भारत में कर्नाटक कर्नाटक वाला क्षेत्र है। अगला है एडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय सवाना। तो ये ओडिशा और आपका छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडब्ल्यू शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून तमिलनाडु और लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार ये है केरल में। तो कोपेन के अनुसार ये भारत की जलवायु का विभाजन किया गया है यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये तालिका दी गई है जिसमें सारा ब्यौरा बताया गया है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। तो जलवायु के प्रकार और क्षेत्र। एएमडब्ल्यू जो ऊपर हमने देखा था उसके बारे में बात की जा रही है। एएमडब्ल्यू तो इसे देख लेंगे। शुष्क लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार एएस है आपका। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार एडब्ल्यू है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार बीएसएचडब्ल्यू है आपका अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तो जो एएमडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वो गोवा दक्षिण भारत में भारत का पश्चिमी तट यहाँ पर मिलती है। एएस प्रकार की जलवायु आपको तमिलनाडु का कोरोमंडल तट प्रोवाइड करवाता है। एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु आपको कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग यहाँ पर दिलवाता है। इस तरीके की जलवायु जो आपको मिल रही है। बीएसएचडब्ल्यू जो है आपका ये उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में देखने को मिलती है। बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू गर्म शुष्क राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। सीडब्ल्यूजी शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश है। डीएफसी लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ई है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिलती है। भूमंडलीय तापन अब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है उसके लिए हम देख लेते हैं। आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर ये सब जानते हैं। भूतकाल में जलवायु में भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर बहुत परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं, दिख नहीं रहे। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। देखें भौतिक भूगोल के आधार पर पुस्तक का अध्याय 2 भूवैज्ञानिक समय मापक ये हम देख लेंगे। तो ये दूसरी बुक में है। आपने भूमंडलीय तापन पर वाद विवाद सुना अथवा पढ़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त भूमंडलीय तापन के बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। भूमंडलीय तापन की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान हैं। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैसें कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें
दीर्घ तरंगी विकिरणन का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं। इसीलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 21,000 में भूमंडलीय तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों की समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्री तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक सिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात साफ और सीधी ये है यहाँ पर कि भूमंडलीय तापन जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के लिए बहुत से कारक इसमें जिम्मेदार है। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है। व्हीकल जितने देश में चल रहे हैं या दुनिया में चल रही हैं, व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है उससे भी आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अन्य गैसें इसमें CFC दिखाई गई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और भी अन्य कई तरीके की इसमें गैसें देखने को हमें मिलती हैं। मीथेन है, नाइट्रस है। तो ये तो रहा आपका टॉपिक मॉनसून से संबंधित या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। ग्लोबल वार्मिंग पे आपको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इस पे किया जा सकता है। अभी बता रहे हैं कि जो आएगा 2000 के बाद जो 2100 जो हमारा सन चलेगा 2100, तो उसमें 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? इंडस्ट्री जो है वहाँ से रिलीज होता है धुआं और जो गैसेज़ हैं ज़हरीली। और पहले टेम्परेचर आज से नहीं, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था उस समय से टेम्परेचर बढ़ता आ रहा है, आपको पता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की जो गति है वो लगातार बनी हुई है। उस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या सजेशन दिए जा सकते हैं, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।